बिहार स्पेशल में हम लोग जो ज्योग्राफी बाकी था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को। तो क्लाइमेट ऑफ बिहार यानी कि बिहार की जलवायु, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ें। तो जलवायु का मतलब क्या होता है कि 20 से 25 वर्षों का जो औसत होता है तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता का, उसी को हम लोग जलवायु कहते हैं। और 3 से 4 महीने जो तापमान, वर्षा और आर्द्रता रहता है उसे ऋतु कहा जाता है, यानी कि सीजन। और कुछ दिन के लिए या कुछ सप्ताह के लिए तापमान, वर्षा और जो आर्द्रता की स्थिति होती है उसे मौसम कहा जाता है। जलवायु के 3 तत्व होते हैं, जिसमें पहला है तापमान, वर्षा और आर्द्रता, ठीक है। तो बिहार की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है? ट्रॉपिकल मानसून है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कह सकते हैं। और बिहार में वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और नया डाटा 112 सेंटीमीटर हो गया है, कहीं कहीं 110 सेंटीमीटर भी लिखा है, ठीक है। तो बिहार अक्षांशीय दृष्टि से कौन से कटिबंध क्षेत्र में पड़ता है? उपोष्ण कटिबंधीय में। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि बिहार अक्षांशीय दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लेकिन जलवायु अगर प्रश्न में डाल दे कि जलवायु के आधार पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इस दोनों प्रश्नों में ध्यान देना है। और बार बार गलती होता है कि बिहार में अगर अक्षांशीय दृष्टि से पूछे तो उपोष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, अगर जलवायु के आधार पर पूछे तो टीएमसी हो जाएगा, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। बिहार में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है और वर्तमान आंकड़ा 110 या 12 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। अच्छा, जो उत्तर बिहार का जो एरिया है, तो उत्तर बिहार में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? पश्चिम विक्षोभ के द्वारा। और यह पश्चिम विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से आने वाली हवा है, जिससे शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन का। और ये चक्रवाती वर्षा उत्तरी बिहार में रबी के फसल के लिए उपयोगी है। अभी रबी का फसल का ही सीजन चल रहा है। संपूर्ण भारत में मॉनसून कितना दिनों का होता है? 100 दिन का, और 1 जून से 10 सितंबर तक रहता है। और बिहार के उत्तरी भाग में मॉनसूनी वर्षा 10 अक्टूबर तक होती है। ग्रीष्म काल में आइए, बिहार की जलवायु जो ग्रीष्म काल में क्या स्थिति है। तो अगर स्थिति के अनुसार बिहार जो है महाद्वीपीय जलवायु के लिए जाना जाता है और यहाँ अतिशय जलवायु मिलती है। और गर्मी के दिनों में 46 डिग्री तापमान मिलता है। वर्तमान का जो आंकड़ा जो जारी हुआ है मौसम विभाग के द्वारा कल रात में, उसमें सबसे ज्यादा तापमान जो है भागलपुर में, ठीक है। और सबसे कम तापमान गया में पाया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ गर्मी के दिनों में जो है बिहार में 46 डिग्री तक तापमान चला जाता है, वही ठंडा यानी कि जाड़े के दिनों में 4 से 6 डिग्री रहता है, ठीक है। और ग्रीष्म काल के जलवायु की स्थिति में आइए कि ग्रीष्म काल के शुरुआत में उत्तरी बिहार में कन्वेक्शनल वर्षा होती है, यानी कि संवहनीय तथा स्थानीय पवन के रूप में लू का प्रभाव देखा जा सकता है। तो उत्तरी बिहार में जो है गर्मी के दिन में किस प्रकार की वर्षा होगी? संवहनीय प्रकार की। और उत्तरी बिहार में ही लू का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। गर्मी के दिन में लू ना चलेला, और लू जो है मैदानी भागों में चलता है। अच्छा, काल बैसाखी या नार्वेस्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो काल बैसाखी या नार्वेस्टर अप्रैल में शुरुआत होता है। ये काल बैसाखी और नार्वेस्टर से जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जिसमें मैंगो सावर वगैरह भी कहते हैं। कॉफी की खेती के लिए भी वर्षा वगैरह होती है। तो इसको हम लोग क्लियर किया जाए। एक बार हम लोग पढ़े थे लेकिन दोहरा लिया जाए, और बार बार हम लोग जो है सो भूल जाते हैं इसको। कहाँ गए? देखिए, कहने का मतलब है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, उत्तरी बिहार के भी मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिम विक्षोभ
या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछे कि राजस्थान में जो वर्षा होती है जिसे मावट कहा जाता है वह किस ऋतु में होती है, तो शीत ऋतु में, और उत्तरी भारत के मैदानी भागों में होती है। और किस कारण से होती है, तो पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि तमिलनाडु के तटों पर को ही कोरोमंडल का तट कहते हैं, और इस तट पर किस महीने में लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जनवरी फरवरी के महीने में जाड़े के दिनों में। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा या एवं चेरी ब्लॉसम दोनों नाम है, जो कॉफी के कृषि के लिए लाभदायक होता है। और आम की फसल के लाभदायक होने के कारण भारत के किस राज्य में इसे मैंगो सावर कहा जाता है, केरला में। तो यही यहाँ प्रश्न था, काल बैसाखी या नार्वेस्टर। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और नार्वेस्टर असम अप्रैल के शुरुआत में होता है, ठीक है, गर्मी के दिनों में। और इसी को जो है मैंगो सावर केरल में कहा जाएगा, चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा कर्नाटक में। और लौटती हुई या उत्तरी पूर्वी मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है जाड़े के दिनों में, तमिलनाडु में, यानी कि कोरोमंडल के तट पर जनवरी फरवरी महीने में। अच्छा, राजस्थान में किस प्रकार के वर्षा को मावट कहा जाता है, जेट स्ट्रीम के कारण जो जाड़े के दिनों में होती है। तो अप्रैल और मई के महीनों में उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात का प्रभाव रहता है, और जिसे हम काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में और नार्वेस्टर असम में कहते हैं। तो यहाँ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा क्या होती है, उत्तर और पश्चिम, हैंगोबा, उत्तर और पश्चिम, है ना। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा उत्तर और पश्चिम की ओर होती है। और बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा, बंगाल और बिहार प्रभावित होते हैं। काल बैसाखी किस प्रकार का चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा बिहार का जो एरिया है, ठीक है, बिहार का एरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, AW या CWG या AS है। तो बिहार का जो मैदान है तो ये कौन सा है, CWG है। गंगा मैदान के जितने भी तुल्य जलवायु हैं वो CWG हैं। और 5 महीने गर्मी और रेस्ट महीने जाड़ा और रेस्ट महीने गर्मी होती है। और यहाँ 18 डिग्री C से कम तापमान पाया जाता है, और उसे C जलवायु कहते हैं, C जलवायु में रखते हैं। मैंने कहने का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ 5 महीना जाड़ा और बाकी महीने गर्मी का सीजन हो और 18 डिग्री से कम तापमान हो, उसे C जलवायु में रखा जाता है। बी देखिए, जो बी होता है, बी, तो BW होगा तो डेजर्ट होगा यानी कि मरुस्थल होगा, और BS होगा तो थोड़ा डेजर्ट से ऊपर होगा, जैसे अलवर और दिल्ली का क्षेत्र। और अगर AS होगा तो यह पूर्वी तमिलनाडु की जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एकमात्र स्थान है जहां वर्षा होती है। तो AS वाला जो आएगा ना, AS, तो ये हमेशा तमिलनाडु होगा, क्योंकि वहां जाड़े के दिनों में वर्षा हो जाती है। और सिर्फ यही विंटर या शीतकालीन वर्षा ग्रीष्म काल शुष्क होती है, यानी कि शीतकाल में वर्षा होगी और गर्मी के दिनों में ड्राई या सूखा पड़ेगा। और CWG गंगा का मैदान। तो जब भी बिहार का पूछेगा तो क्या होगा, CWG होगा, ये प्रश्न पूछा भी हुआ है। और AS तमिलनाडु का एरिया होगा। DF कहाँ हो जाएगा, जहाँ स्नोफॉल होगा, हल्का हल्का वर्षा होता है। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होती है, किशनगंज में, और जिसका मुख्य कारण क्या है, हिमालय के करीब होना। और दूसरा कारण है कि किशनगंज का जो क्षेत्र है वह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में पड़ जाता है। तो जब भी ये कोई प्रश्न पूछे कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, इसका कारण क्या है, तो 2 कारण है। सबसे मुख्य कारण है कि हिमालय के नजदीक है, और दूसरा यह कारण है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा के रास्ते में।
अच्छा, बिहार का कौन सा जो जिला है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? औरंगाबाद। और इसका कारण है कि विमुख क्षेत्र है, यानी कि लीवार्ड है, जो अरब सागर से आने वाली हवाओं के लिए विमुख हो जाता है। जैसे अरावली पर्वत के कारण उधर वर्षा नहीं होती है, थार मरुस्थल में क्या है, पवना विमुख हो जाता है। अच्छा, बिहार में बाढ़ का जो एरिया है तो सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र बिहार का प्रभावित है? दक्षिण बिहार की उत्तरी बिहार? उत्तरी बिहार सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, फ्लड एरिया है। और इसका कारण क्या है कि नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन, द शिफ्टिंग ऑफ रिवर बेड, जैसे कोसी नदी। दूसरा है ट्रोपोग्राफी, यानी कि बिहार दो उच्च भूमियों के बीच में स्थित है। अपलैंड यानी कि हिमालय इधर उत्तर में हो गया और दक्षिण में दक्कन का पठार है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? उच्च भूमि के बीच, दो उच्च भूमियों के बीच स्थित लीवार्ड है। सिल्टिंग आइए, सिल्टिंग का मतलब होता है कि जलोढ़ का जमाव। हिमालय के नदियों के द्वारा जलोढ़ का जमाव होता है, जिसके कारण उत्तर बिहार के नदियों में जल ग्रहण क्षमता में कमी आ जाती है। और जब बरसात होगा तो क्या हो जाएगा? पानी नदी से निकल कर बहरे न जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरप्लस वाटर हो जाएगा, ज्यादा बाहर पानी हो जाएगा। और नेचर ऑफ इंडियन मानसून की कब कितना बारिश होगा किसी को कुछ पता नहीं। तो बाढ़ के अन्य कारणों में आइए कि हिमालय की नदियों को बर्फ पिघलने से जल प्राप्त होता है और मानसूनी वर्षा से प्राप्त जल अतिरिक्त जल हो जाता है, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ेगा तो नदी से निकलकर बाहर जाएगा। और बाहर भी जितने गड्ढे हैं उसमें भी बरसात का पानी पहले से भरा है, तो बाढ़ आने का एकदम चांस सही है। भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है? यह जून से सितंबर तक रहता है और 4 माह यानी कि 100 दिन 80% वर्षा हो जाती है बिहार में। और रेस्ट का जो 8 माह है 12 महीना में, उसमें 20% वर्षा होती है। और बिहार में दिसंबर और मई, दिसंबर से मई का महीना लगभग सूखा रहता है। तो भारतीय मानसून के द्वारा 100 दिन या 4 माह वर्षा प्राप्त होता है और 80% वर्षा जून से लेकर सितंबर तक हो जाता है और करीब 20% वर्षा 8 महीना में होती है और 4 महीना में 80%। बढ़ना है ये। अब ड्रेनेज यानी कि अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ा जाए। एक नदी तंत्र में 3 क्रमों की नदियां होती हैं। पहला होती है, उसे कहा जाता है अवनालिका यानी कि स्ट्रीम्स, ठीक है। दूसरा को कहा जाता है ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां, जैसे। और मुख्य नदियां मेजर नदियां। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बहुत है, सब बिहार में बहुत सारा नदियां गंगे में मिल रही है। और गंगा नदी का जो आकार है वो वृक्षाकार है, एक माने जालीनुमा फैला हुआ है। और चौथी नदियां होती है जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिकाएं कहते हैं। तो गंगा के लिए जो अवनालिका का काम करती है यानी कि स्ट्रीम का, वो कौन है? भगीरथी और अलकनंदा। वो आकर मिलती है तो देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। ट्रिब्यूटरी अगर नदी देखा जाए यानी कि सहायक नदियां, तो गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, सारा नदियां तो गंगे में मिल जाती है। मेजर रिवर बिहार की कौन है? गंगा है। और डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि वितरिकाएं तो हुगली। नदी का प्रवाह जिस निम्न भूमि या घाटी में होता है उसे द्रोणी कहते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, जब भी ये प्रश्न पूछे कि नदी का प्रवाह जिस निम्न भूमि या घाटी में होता है उसे हम लोग द्रोणी कहते हैं। और नदी की उत्पत्ति स्थान से लेकर मुहाने तक का क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। बेसिन, वैसे नहीं का गंगा घाटी का बेसिन, ब्रह्मपुत्र घाटी का बेसिन। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि नदी का प्रवाह जिस निम्न भूमि या घाटी में होता है उसे द्रोणी कहा जाता है, ठीक है, यानी कि बेसिन। लेकिन नदी की उत्पत्ति स्थान से लेकर मुहाने तक जिस क्षेत्र में बहती है उसे रिवर बेसिन कहा जाता है। कैचमेंट का मतलब होता है जल संभरण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। नदी के आसपास का क्षेत्र जहां से नदी को जल प्राप्त होता है वो उसका कैचमेंट एरिया। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि नदिया बीचे में बहेला, लेकिन कब का हो जाला, इसका पार्ट जेने ओर से पानी आके उसमें घुसे तो सब ओकर कैचमेंट एरिया, माने जहां ले पानी पसर जाए वो सब ओकर जल संभरण क्षेत्र हो जाएगा। अब आइए नदियों का देखिए। तो लेफ्ट बैंक की कुछ नदियां हैं, यानी कि गंगा में जो बाएं तरफ से मिलती हैं और दाएं तरफ से मिलती है। और बिहार में जो है गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई
2525 किलोमीटर है, जिसमें 2071 किलोमीटर भारत में और शेष बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को मेघना, और जब दोनों संयुक्त धारा मिलती है तो उसे जमुना कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गंगा नदी बिहार के बक्सर जिला में चौसा के पास, चौसा में प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा में जो बाईं से जो नदियां मिलने वाली है, जो उस सभी नदियों की उत्पत्ति लगभग में हिमालय से ही मानी जाती है। जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां सदा नीरा है, माने हमेशा इसमें पानी रहता है। दाईं तरफ से जो नदियां मिलती है, यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, यानी वो पठार से निकलती हैं। ठीक है, कर्मनाशा नदी, जिसे भारत की शापित नदी भी कहा जाता है। सोन नदी से बालू मिलता है। पुनपुन नदी ही गंगा में पटना के फतुहा मिल जाती है। फल्गु नदी, अजय नदी, क्यूल नदी, चंदन नदी, ये सब मौसमी नदियां हैं। तो अच्छा, ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, अधिकतर नदियां किस प्रकार की हैं? मौसमी, और बाएं तरफ से जो मिलती है वो हिमालयी है। गंगा की सहायक नदियों में बाएं तट से मिलने वाली नदी जो है इस प्रकार है, माने पश्चिम से पूरब के तरफ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा। तो सबसे पहले जो बाएं तरफ से मिलती हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ से, उसमें घाघरा है, और सबसे पूर्व भाग में महानंदा मिलती है। गंगा की सहायक नदियां जो दाएं तट से मिलती हैं, इसमें सबसे पहली नदी कर्मनाशा नदी है, जिसे पवित्र नदी कहा जाता है। उसके बाद सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, क्यूल, और लास्ट में चंदन। अच्छा, पूर्ववर्ती नदी कौन है? वह कौन सी नदी है जो गंगा में मिलती है? वो एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी, यानी कि एंटीसीडेंट नदी भी कहा जाता है कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि कोसी नदी हिमालय के उस पार से आ रही है। भारत की और भी नदियां हैं जो हिमालय के पार से आती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अच्छा, नदी की प्रकृति, एक होता है अनुवर्ती नदी, और एक होता है परवर्ती नदी, एक होता है प्रतिवर्ती नदी, और एक होता है पूर्ववर्ती नदी। तो खूब ध्यान से सुनिए, पूर्ववर्ती का ही मतलब होता है एंटीसीडेंट, यानी कि हिमालय के पूर्व की नदी है जो बहती आ रही है। यानी हिमालय जब नहीं था, हिमालय के नीचे क्या था? टेथिस नामक सागर था, लेकिन जो प्लेट है पृथ्वी के, उसमें बल पड़ गए और टेक्टोनिक यानी कि विवर्तनिक की क्रिया हुई, जिसके कारण टेथिस सागर के तल में बल पड़ गए और यहाँ से हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति हो गई। तो ये जो पूर्ववर्ती नदियां का मतलब है कि ये हिमालय के पहाड़ के पहले से थी और बहती थी, लेकिन हिमालय पहाड़ की जब उत्पत्ति हुई तो हिमालय को काट कर बह रही है। माने इसको इनकरा के ऊपर से मैंने चला होता, चाहे इनकरा के पार करके होता। तो ऐसी नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, कोसी हैं। तो इसी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। एक होता है प्रतिवर्ती नदी, यानी कि ऑब्स्क्वेंट, जो पठारी क्षेत्र से आने वाली नदियां हैं, जैसे सोन और पुनपुन। सोन की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी के पूर्वी भाग से होती है, और अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक होता है सब्सक्वेंट, यानी कि पवर्ती नदी, यह पर्वतीय क्षेत्र से होती है, जैसे गंडक और घाघरा। और एक होता है सरयू हो गया है, अब सरयू हो गया है, लेकिन कुछ दिन तक इसको पढ़िए घाघरा, लेकिन योगी सरकार जो है इसका नाम बदल दिया है सरयू। और सरयू में ही भगवान राम ने अपना देह को त्याग किया था, इसीलिए वो कहता है कि सरयू में स्नान कर लेने से बैकुंठ को प्राप्त हो जाइएगा। एक होता है सेक्वेंट नदी, यानी कि अनुवर्ती नदी, यह गंगा नदी है। अच्छा, घाघरा यानी कि सरयू नदी, यह बिहार और यूपी की सीमा को निर्धारित करती है और इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी आइए। गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, और धार्मिक महत्व होने के कारण इसमें शालिग्रामी नामक पत्थर भी मिलता है। पश्चिमी चंपारण में यह प्रवेश करती है, और गंडक नदी पर त्रिवेणी परियोजना है। पटना शहर 3 नदियों का संगम क्षेत्र है, वह है गंडक, गंगा और सोन। वही शालिग्राम पत्थर अभी गया वहां पे अयोध्या में, नेपाल से बूढ़ी गंडक आई है, उसी से मैंने शालिग्राम पत्थर से पत्थर गया, यहाँ से राम जी का मूर्ति बनेगा। तो पटना शहर
3 नदियों के संगम पर है, एक है गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा और सोन नदी। बूढ़ी गंडक आई है। बूढ़ी गंडक जो है सिकराहना सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और बेगूसराय के आसपास गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी आई है। यह नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और उत्तरी बिहार के क्षेत्र में मौसमी बाढ़ के लिए जानी जाती है, यानी कि बरसात हुई तो बाढ़ ले आती। कमला नदी आई है। बागमती का पूर्वी क्षेत्र कमला नदी का क्षेत्र है और इस नदी को नेपाल की पवित्र यानी कि होली या पायस रिवर कहते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि नेपाल की पवित्र नदी कौन है या मिथिला क्षेत्र की, तो कमला नदी है। कोसी नदी आई है। कोसी को सप्तकौशिकी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल नदी का शोक कहा जाता है। इस नदी के मार्ग में अर्थात कोसी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ आया करता है, ठीक है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। महानंदा नदी आई है। यह नदी बिहार के पूर्वी क्षेत्र की नदी है जो गंगा नदी में बाएं तरफ से मिलती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच प्राकृतिक सीमा महानंदी बनाती है और महानंदा नदी कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी के बारे में आई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा कर्मनाशा नदी बनाती है। चौसा के पास यह गंगा में मिल जाती है और कर्मनाशा को अपवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। आखिर इसे क्यों अपवित्र नदी जाना जाता है? देखिए, कर्मनाशा नदी जो है ना, इसको मैंने कहा जाता है कि गंगा के ही ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हो गया? माने सहायक नदी है या उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो कर्मनाशा नदी जो है ना, इसके बारे में इसको अपवित्र से कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के पिताजी थे, तो वे चाहते थे कि मैं जिंदा रहते स्वर्ग में चला जाऊं। तो गुरु वशिष्ठ के पास गए तो गुरु वशिष्ठ बोले कि ये कैसे हो सकता है कि जिंदा रहते तुमको माने स्वर्ग में देवता के पास इंद्र के पास कैसे भेजते? तो कहे नहीं, हमको जाना है। तो मना कर दिए। तभी चले गए गुरु वशिष्ठ के जो विरोधी गुरु थे विश्वामित्र, उनके पास गए। तो विश्वामित्र से गए तो भी तैयार नहीं हो रहे थे। तो कहे कि गुरु वशिष्ठ तैयार नहीं हुए हैं, अभी मना कर रहे हैं। तो विश्वामित्र को गुस्सा आ गया, माने कि भाई थोड़ा ना हमारे विरोधी ना तैयार हो तो हम तैयार हो जाए, हम तरह के भेज दें ताकि हमारा मान सम्मान बढ़े। तो गुरु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा हरिश्चंद्र के पिताजी को स्वर्ग लोक भेजा। लेकिन जब गए तो इंद्र जी खिसिया गए। वो कहे कि बाप रे इतना पावर। अब इंद्र जी उनका के उल्टा लटका के नीचे पृथ्वी पर भेजा लगला। तो बाद में विश्वामित्र अपना तपोबल से बीचे में रोक दिला। तो उल्टा लटकर लेनु तो लरवे चू गए और वही लार्वा से नदी बन गया। इसमें लोग माने कुछ माने बर्तन तक धोना, खाना बनाना भी पसंद लोग नहीं करता है। खैर जो हो, ये कहानी था सोन नदी के बारे में। आई है। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसके पूर्वी भाग से, ठीक है, और यह गंगा नदी से दानापुर के पास मिल जाती है। देखिए, अमरकंटक पहाड़ी से के उत्तरी भाग में सोन नदी की उत्पत्ति होती है, पूर्वी भाग में महानदी की और पश्चिमी भाग में नर्मदा नदी की। और यह गंगा नदी में कहाँ मिल जाती है? दानापुर के पास। हाँ, दानापुर के पास गंगा में सोन नदी मिल जाती है। पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी एमपी के पठारी क्षेत्र से आती है और फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी को निरंजना या लीलांजन नदी भी कहा जाता है और इसी नदी के किनारे गया शहर बसा है। और महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध बन गए। अजय, क्यूल और चंदन, इसका ट्रिक है 1KC। अजय, क्यूल, चंदन 1KC। और यह दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की पठारी नदियां हैं, बिहार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। पॉपुलेशन है ये। पॉपुलेशन से बार बार जनसंख्या से यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है या बिहार के जो एग्जाम हो। तो जनसंख्या को हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा है। बिहार के जिलों में जनसंख्या के आकार के आधार पर भारत के राज्यों में बिहार का स्थान तीसरा है, ठीक है। बिहार के जिलों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है। और सबसे छोटा आकार के आधार पर सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है। क्लियर है? अब आइए
अच्छा, बिहार का जनसंख्या घनत्व में भारत में कौन सा स्थान है? पहला, और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और शिवहर एक ऐसा जिला है जहाँ पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व भी है तो लोग वही ना रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ? लोग रहते हैं। तो सबसे पहला स्थान जनघनत्व में बिहार का है, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद केरला का है, तब यूपी का है, ध्यान रहेगा। तीसरा स्थान किसका है जनघनत्व में? केरला। दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल का, पहला बिहार का, चौथा यूपी का है। अच्छा, भारत के उच्च घनत्व वाले राज्यों का अगर क्रम देखा जाए तो बिहार 1 नंबर, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरला, चौथा उत्तर प्रदेश। अच्छा, किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? कैमूर जिला में। जनसंख्या वृद्धि बिहार की कितनी है 2001 से 11 के बीच? 25.4%, और लगभग 17% जो है वह देश की है। अच्छा, बिहार में सबसे दशकीय वृद्धि किस जिला में हुई? मधेपुरा में, और सबसे कम दशकीय वृद्धि शिवहर में हुई है। बिहार के का जिलों में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि मधेपुरा और सबसे कम दशकीय वृद्धि शिवहर में हुई है। अच्छा, साक्षरता जो जिसको कहा जाता है साक्षरता दर, तो इस साक्षरता दर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 7 वर्ष की आयु प्राप्त कर, 7 इयर्स की जो आयु प्राप्त कर चुका हो और किसी भी भाषा में लिख पढ़ और सामान्य गणना कर सकता है, गुना भाग जोड़ घटाओ, उसी को साक्षर कहा जाता है। और साक्षरता की परिभाषा 1991 की जनगणना में बताई गई थी। और बिहार की जो साक्षरता दर है यह 61.4% है, और भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। और महिलाओं की भी साक्षरता दर सबसे कम है। महिला का है 51.5 और पुरुष का है 71.5। पैसा देकर बढ़वा लोगे तो क्या मतलब है? सारा क्लास चलता 9वां 10वां इंटर के मास्टर के था है नहीं है क्या लेकर पास कर जाता सर जी? परीक्षा होत नहीं है इंटर के मास्टर कहाँ है? सरकार के पास समाधान यात्रा, ई यात्रा, वो यात्रा करने का पैसा है। शिक्षकों को नहीं बहाली करना चाहिए। बिहार के जिलों में सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास का, और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया का। बता दें, बिहार का पूर्णिया ऐसा पहला राज्य है जहां माने जो आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, किताब दान में दे दीजिए, वहां प्रत्येक पंचायतों में लाइब्रेरी खोल दिया गया है। सबसे कम साक्षरता है, इसीलिए लाइब्रेरी खोल दिया। किताब मानिए किताब खरीदे हैं, पढ़ने का मन नहीं है, दे दीजिए, लाइब्रेरी में चल जाएगा, जिसको पढ़ना है जाकर पढ़े। राहुल कुमार डीएम शुरू किया। लिंगानुपात आइए, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? फीमेल बटा मेल। तो इंडिया में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 945 है, प्रति हजार पुरुषों पर 945 है, जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है, और दोनों के बीच अंतर जो है 25 का है। ठीक है, देखिए इंडिया में जो लिंगानुपात माने ज्ञात किया जाता है वह महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या। अगर यूरोप में जो ज्ञात किया जाता है वह पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या, इसलिए कि यहाँ महिलाएं कम है वहां ज्यादा है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज का है, और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा है 1021, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। अच्छा, शिशु लिंगानुपात का मतलब कितना वर्ष की आयु के बच्चों का होना चाहिए? 0 से 6 वर्ष। और किशनगंज शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है, और वैशाली शिशु लिंगानुपात में सबसे कम है। जाति समूह आइए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पश्चिम चंपारण में है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति शिवहर में है। और लेकिन शिवहर में दशकीय वृद्धि अनुसूचित जनजाति की हुई है। नगरीय जनसंख्या आइए, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अब 15.3 हो गया है, 4 गो बढ़ गया है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या में बिहार का स्थान सबसे अंतिम है, और ग्रामीण जनसंख्या 88.77 हो गया है। बिहार में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या 88.77 है, और हिमाचल प्रदेश बिहार से एक स्थान आगे है। अच्छा, अगर देश में देखा जाए शहरी जनसंख्या का तो महाराष्ट्र 1 नंबर पर है नगरीकरण में। ठीक है, और अगर माइग्रेशन देखा जाए यानी कि उत्प्रवास, तो यूपी 1 नंबर है, बिहार 2 नंबर है, और राजस्थान 3 नंबर है।
और माइग्रेशन का मतलब यहाँ से लोग भाग रहे हैं, काहे पलायन कर रहे हैं। तनी सुकमाल हो जाई बिहार में के रही, चलो सन हमार लड़का पड़ी महाराष्ट्र में, अब नौकरी और हो गई रेलवे में स्टेशन मास्टर में, तो अपना क्या करें, पूरा परिवार लेके चले जाए। बिहारी का एक ही सबसे कमी है, जहाँ जाएगा वहाँ पैसा कमाएगा, वहीं रह बस जाएगा। देखिए ये सब बात रहा है, लेकिन जैसे यहाँ से कोई इंजीनियर बन जाएगा वो क्या करेगा, बिहार भी नहीं करेगा, सब उधर बसा लेगा तब। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार के लोग जितना बाहर में माने संसाधन को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं, चाहे पैसे कमा रहे हैं, उसको बिहार में जरूर खर्च करना चाहिए। IAS बन जाइएगा, बिहार से कोनो मतलब नहीं है, खाली छठ घाटे आइएगा। और बिहार की अद्वितीय पूजा छठ है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो अगर शहरीकरण में देखा जाए तो महाराष्ट्र 1 नंबर है, अब माइग्रेशन में देखा जाए तो 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में बिहार और 3 नंबर में राजस्थान है। राजस्थान का लोग कहाँ चल जाता है, वहीं कहीं भाग जाएगा। पंजाब का लोग चल जाएगा कनाडा। भारत की जो प्रवासी जनसंख्या है, यानी कि आउट माइग्रेशन उत्प्रवास में, उसमें बिहार का स्थान दूसरा है और उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। यूपी, बिहार, राजस्थान। अच्छा, इमिग्रेशन में आइए। इमिग्रेशन का मतलब होता है अप्रवासी राज्य, जहां पर बाहर से लोग आकर बस रहे हैं। तो महाराष्ट्र 1 नंबर है, गुजरात 2 नंबर है और 3 नंबर में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है, मतलब जहाँ सबसे ज्यादा लोग जाकर बस रहे हैं। हाँ, गुजरात के सूरत। अच्छा, कांवर झील पक्षी अभयारण्य किस जिला में है, बेगूसराय में, और इसको रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है और नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। इतना भी आया है कि बार बार पूछता है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य ठीक है, नागी नकटी जमुई, गोगाबिल और कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय। अच्छा, परमान डॉल्फिन जो है कहाँ बनाया जा रहा है, अररिया में, और हरिया बारा हिरन पार्क भी अररिया में है। तो खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, हरिया बारा हिरन पार्क और परमान डॉल्फिन अररिया में। सुहियान पक्षी भोजपुर में। कैमूर अभयारण्य किस जिला में है, रोहतास में। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है। हरिया बारा हिरन पार्क अररिया में और परमान डॉल्फिन भी अररिया में। कैमूर अभयारण्य रोहतास में और सुहियान पक्षी भोजपुर में। बडेला सलीम अली भुब्बा साहनी अभयारण्य, जुब्बा साहनी वैशाली में है। बार बार पूछा जाता है बडेला सलीम अली, चूंकि सलीम अली जो है पक्षी प्रेमी थे, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो बडेला सलीम अली भुब्बा साहनी अभयारण्य वैशाली में है। और भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में बहुत बार पूछा जाता है। अब आइए, सोना भी एक, सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में और पश्चिम चंपारण के शिवालिक का जो पहाड़ी है इसी इलाका में। सोना जो है एक प्लेसर निक्षेप है जो पर्वत या पठार के निम्नवर्ती हिस्से में मिलता है। सबसे पहले ये खनिजों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। तो धात्विक में हो जाएगा सोना और डोलामाइट, और अधात्विक में हो जाएगा ऊर्जा खनिज में यूरेनियम, माइका अवरक, चूना पत्थर, पायराइट, क्वार्टजाइट और ग्रेफाइट, ये सब औद्योगिक खनिज हो जाएंगे। तो डोलामाइट के बारे में आइए। इसे मैग्नीज से प्राप्त किया है, मैग्नीज होता है एक प्रकार का, और इसका भंडार कैमूर और रोहतास जिले में मिलता है। स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज में डोलामाइट काम आता है, तब ना डालमिया नगर सीमेंट उद्योग खुला वहां पर, रोहतास में ना है। यूरेनियम आइए। यूरेनियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड अयस्क से किया जाता है और दक्षिण बिहार का गया जिला यूरेनियम उत्पादक है। कौन सा जिला है, गया जिला। और पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। अवरक के बारे में आइए। अवरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है और गया में इसका भंडार है। तो यूरेनियम और अवरक का गया में, और अवरक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। चूना पत्थर आइए, लाइमस्टोन। बिहार में चूना पत्थर औद्योगिक कच्चा माल है और यह विंध्याचल श्रेणी में मिलता है, कैमूर रोहतास में। ये सब सीमेंट उद्योग के लिए है। पायराइट कहाँ मिलेगा, ये कैमूर रोहतास में। तो कैमूर रोहतास में पायराइट, चूना पत्थर और उसके अलावा आपको डोलामाइट। क्वार्ट्ज जमुई बांका में, ग्रेफाइट मुंगेर में। अच्छा, बिहार में कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसी पर बिहार सरकार ज्यादा फोकस दे रही है।
कि कैसे बिहार में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें पहला है एग्रो बेस्ट। एग्रो बेस्ट का मतलब हुआ कृषि आधारित, और इसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग है। दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है वन आधारित, चौथा है पशु आधारित यानी कि डेयरी, ठीक है। और खनिज आधारित में डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग है जो बंद पड़ा है, ठीक है। वन आधारित में पेपर ऊपर हो गया, पेपर बनाएंगे हम, ठीक है। पशु आधारित में डेयरी खोलेंगे। तो बिहार का सर्व प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग, और जिसका अधिकांश हिस्सा बीमारू है। और बिहार का पहला चीनी मिल चनपटिया में बनाया गया डचों के द्वारा, डचों के द्वारा। यही वह बेतिया चनपटिया है, भारत में जो आता है। हाँ, भारत में। डचों के द्वारा 1840 अच्छा अब आइए, बिहार में उत्तरी पश्चिमी जो है उसमें 13 कृषि प्रदेश वाले जिले हैं। उत्तर पश्चिम वाला ही, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है और जलोढ़ एवं बलथर नदियों के नीचे पूर्वी चंपारण से लेकर बेगूसराय तक। और उत्तरी पश्चिमी कृषि प्रदेश में कितने जिले हैं? 13। उत्तरी पूर्वी प्रदेश में 8 जिले हैं और दक्षिण प्रदेश में 17 जिले हैं। तो बिहार के कृषि प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश 13 जिले हैं और इसमें पर्याप्त वर्षा होती है और पर्याप्त भूमिगत जल भी उपलब्ध है, और यहाँ पर 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वेट एरिया इसका आर्द्र है, और यह वेट क्रॉप यानी कि आर्द्र फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है। और इसका दक्षिणी क्षेत्र जो है वह सब ट्रॉपिकल उपोष्ण फसलों के लिए जाना जाता है, जैसे तंबाकू और मकई। तो बेगूसराय को इसी कारण मकई के घर कहा जाता है। बिहार में मक्का का घर बेगूसराय। और इसका दक्षिणी क्षेत्र जो है वह सब ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय फसलों के लिए जाना जाता है, जैसे मक्का और तंबाकू। जबकि उत्तर पश्चिम का जो ये एरिया है हम लोगों के यहाँ, इसमें चावल, गन्ना और सरसों का उत्पादन अच्छा होता है। अच्छा, उत्तर पूर्व के जो 8 जिले हैं वहां पर क्या होगा? अधिक वर्षा होगी, तो अधिक वर्षा का चाय के लिए, फसल के लिए चाय, चावल, जूट, पटसन। अच्छा, जूट के लिए अधिक वर्षा क्यों चाहिए? अरे पनिया ना होई तो जुटुओ ना होई, या पनिया गढ़ावा में भरी तब नु काट के पटुआ फेंकबा तो सड़ के ओकर रसवा छोड़ी। इसी को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि उत्तरी पूर्वी का जो क्षेत्र है उसमें 8 जिले शामिल है, और इसमें बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा उधर होती है, किशनगंज वाला एरिया। और यहाँ 145 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और आर्द्रता का अंश जो है वो पूर्वी क्षेत्र होने के कारण अधिक है, क्योंकि बंगाल खाड़ी के लगे हो गया। और इस क्षेत्र में निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और यहाँ पर चाय, राइस यानी कि चावल, जूट जैसे फसल होते हैं। दक्षिणी क्षेत्र ये 17 जिले हैं, इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और यह कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के अंतर्गत आता है, अर्थात महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत। और अध्ययन की सुविधा के लिए दक्षिणी क्षेत्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। दक्षिणी बिहार का पठारी प्रदेश, कैमूर से लेकर भागलपुर तक का जो क्षेत्र है वह दक्षिणी बिहार का पठारी प्रदेश है, और यह क्षेत्र शुष्क फसलों के लिए जाना जाता है, जहां 75 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी कि ड्राई क्रॉप्स जैसे दाल, बाजरा और रागी। और वहीं दक्षिणी बिहार का जो मैदानी एरिया है यह भोजपुर से लेकर मुंगेर तक है, और रबी फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से उधरे होता है, जैसे बढ़ैया, ताल। मोकामा के पास चना, गेहूं रबी फसल ना हो गई। अच्छा, खरीफ की जो फसलें हैं उसमें 2 प्रकार से होती हैं। एक वो आता है भादो, एक वो कहा जाता है अगहनी। भादो को भादो वाली फसल जो सितंबर महीना में खत्म हो जाती है, और अगहनी अक्टूबर तक जाती है। एक कृषि वर्ष में उगाए गए फसलों को कृषि प्रतिरूप कहा जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर पैटर्न। और बिहार में 3 कृषि प्रतिरूप हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल वर्षा ऋतु की फसल है, और जिन फसलों को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक है अगहनी धान ना होला, एगो भदई भादो होला। तो अगहनी फसल जून जुलाई में बोया जाएगा और अक्टूबर में काट लेंगे। और भदई भादो का फसल है कि वर्षा ऋतु के शुरुआत में लगाएंगे और सितंबर अक्टूबर काट लेंगे। अब आइए कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो फसाऊ होते हैं, और ऐसे प्रश्नों में देखिए कि कौन सा फसलों को खाद्य फसल कहते हैं, कौन से फसलों को रेशेदार कहते हैं, कौन से फसलों को दलहन कहते हैं, कौन से फसलों को तेलहन कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य फसलों में आइए तो चावल और मकई। रेशेदार फसलों में आइए तो कपास, जूट या पटसन। ठीक है, मुख्य रूप से जूट या पटसन। दलहन फसलों में आइए तो मटर, चना, खेसारी के दाल भोजपुर और बक्सर में, मूंग, मसूर। खेसारी कहाँ मिलेगा?
ई कथी नाम है एगो खेसरिया कच्ची रे कहे ललो उसका कथी नाम है खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव भोजपुर बक्सर। अच्छा तेलहन वाले जो फसलें हैं उसमें सरसों मुख्य रूप से है और सरसों रबी है कि खरीफ है? रबी है। यही फंसता है बार बार कि सरसों जो है रबी की फसल है और तेलहन भी है और दलहन भी है। फसलों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे खरीफ फसल मई से अक्टूबर ले चलेगा और इसमें जो फूड क्रॉप्स हैं खाद्य फसलें चावल और मकई है। रेशेदार फसलें दुनिया की सभी फाइबर क्रॉप्स को खरीफ फसल कहा जाता है। खूब ध्यान से सुनिएगा लोग, दुनिया की जितने भी रेशेदार वाला जो फसल हैं वे सभी फसलें खरीफ फसल में ही आएंगी, रबी में नहीं जाएंगी। तो उसमें होगा जूट और कपास क्या है? खरीफ फसल है। फंसेगा नहीं ना इसके बाद। दुनिया की जितने भी रेशेदार फसलें हैं वे सभी फसलें खरीफ फसल में ही आएगी। और जैसे जूट और कपास यही फंसता है बार बार, कभी गलती मत कीजिएगा। और खरीफ के दलहन में आइए, ये खरीफ तो दूसरा था, खरीफे के दलहन में उड़द एक खरीफ फसल है और इसको कहा जाता है बिगना मुंगो। उड़द को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल। लेकिन दलहन में है तो दलहन समझ के रबी नहीं मारना है, ये खरीफ फसल है। और खरीफ तिलहन में आइए मूंगफली, ग्राउंड नट, ये भी क्या है? खरीफ है। तो खूब ध्यान से सुनिए, खरीफ फसल में अगर मूंगफली आ गया खरीफ है, उड़द आ गया यानी कि बिगना मूंगो तो ये भी खरीफ है। और जूट और कपास नहीं भी खरीफ है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी रेशेदार फसलें हैं खरीफ में आएंगी। सरसों को छोड़कर सरसों रबी है, सरसों तिलहन हो गया। उड़द खरीफ ठीक है, यानी कि बिगना मूंगो और मूंगफली ग्राउंड नट खरीफ है। रबी फसल में आइए, ये इसको विंटर क्रॉप्स यानी कि शीतकालीन फसल कहते हैं और अक्टूबर से बोई जाएगी, मार्च अप्रैल में काट लीजिएगा। बिहार में रबी फसलों को अक्टूबर महीने में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट देता है। रबी क्रॉप्स में आइए, रबी फसलों में निम्न में से कौन रबी फसलों के अंतर्गत खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, दोनों होगा। रेशेदार आइए, पानी की आवश्यकता की अधिकता के कारण खरीफ होता है और कोई भी रेशेदार होता है। दलहन फसल में आइए, चना और अरहर क्या है? दलहन है, दलहन में रबी है और चना मुख्य रूप से है और तिलहन में सरसों मुख्य रूप से। आ गई तिलहन रबी में है। जायद आइए, यानी कि इसको शॉर्ट सीजन समर क्रॉप्स कहा जाता है, कम समय के लिए गर्मी का फसल। और अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल जायद को कहा जाता है। और खीरा, तरबूज और जितने भी वेजिटेबल उस समय निकलेंगे उसको कहा जाएगा। तरबूज को अंग्रेजी में क्या कहता है? वाटरमेलन। और खीरा को क्यूकुम्बर, कुकुम्बर। अंग्रेजी कमजोर है थोड़ा मेरा, कुकुम्बर, हम क्यूकुम्बर पढ़ते थे। चावल में आइए, बिहार में चावल की 3 फसलें होती है, अगहनी, गर्मा और बोरो। खूब ध्यान से सुना है, ये कहीं नहीं मिलेगा, सब एनसीईआरटी से लिखा गया है 12वीं के। चावल यानी कि राइस जो है, यह बिहार में चावल की 3 फसलें हैं, अगहनी, गर्मा और बोरो। अगहनी का आइए, संपूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित होता है और बिहार में उगने वाले 84% जो चावल है वह अगहनी किस्म का है, जो आंध्र प्रदेश किशनगंज से लेकर पश्चिम चंपारण तक बोई जाती है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि अगहनी क्या है, चावल की फसल है और इस बिहार में जो भी 84% होगा और किशनगंज से लेकर चंपारण तक। गर्मा में आइए, गर्मा को सिंचाई की आवश्यकता होती है और ये रेनफॉल और यानी कि वर्षा भी चाहिए और सिंचाई भी चाहिए तबे हो। बोरो में आइए, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बिहार का पूर्वी क्षेत्र जो है, जो असम और बंगाल के करीब है, वहीं पर बोरो होगा। ठीक है, देखिए अगर ये प्रश्न पूछे कि बिहार के पूर्वोत्तर भाग में सबसे ऊपर कौन जिला है, ये पीके याद रखिएगा, सबसे ऊपर किशनगंज, उसके नीचे पूर्णिया और उसके नीचे कटिहार है। तब ना यहाँ जाकर कुर्सेला के निकट गंगा में मिल जाती है। बंगाल के अमन, अंग और बोरो तीनों चावल होता है। हाँ, माने ये जो मना है ना, बंगाल में जो ये तीनों चावल होता है, अमन, अंग और बोरो। माने कहने का मतलब अगहनी, गर्मा और बोरो, ये तीनों प्रकार का चावल बंगाल में होता है। इस बंगाल में बहुत चावल होता है जी। बंगाल में जानते हैं पानी कैसे पीना है, पूछिए देखिए।
देखिए जितनी भी भारत की जो नदियां हैं पठारी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जो भी हिमालय की नदियां हैं ना, अगर उसकी उत्पत्ति बिहार में कहीं हो रही है ना, तो ये बिहार की नदी नहीं है, वो सब हिमालय से बह रहा है। क्योंकि शिवालिक का जो एरिया है वो कंकरीला है और हिमालय से ही नीचे 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 पनिया बहत आवता, आ जहां ओकरा कमजोर मिलल हो या फाड़ के निकल गइल बा। तो बंगाल में जाइएगा ना, हम गए हैं कलकत्ता, तो जाइएगा तो माने सरेह में, तो चारों तरफ क्या है, निक्षेप है जलोढ़ का, तो वहां बालू मिलेगा आपको और उसी में धान बोया है। प्रत्येक खेतों में एक गो कोना पर 10x15 या 15x25 के गड्ढा खुनल बा। काहे खतरा कि पनिया में रही और उहे पनिया से पूरा पटावे लसन, वही पनिया में मछलियों मिल जाई खाए के। बंगाल में लोगों को हम देखे हैं कि प्रत्येक खेत में एगो छोटा सा किनारे पर 10x15 के गड्ढा रहेगा, उसी से में बर्तनों धो लेगा सब, उसी पनिया से में मछलियों निकाल लेगा, उसी पनिया से खेतों को पटा लेगा। बहुत मने है। और वहां बालू को ऐसे हटाइएगा ना, इतना खोनिएगा तो पानी मिलेगा, पी लीजिए पानी, गंगा नदी का पानी। बोरो के बारे में आइए, पढ़ लिया हम लोग। गेहूं के बारे में आइए। गेहूं बिहार की दूसरी खाद्य फसल है और पहली चावल है। इसका उत्पादन गंगा के मैदान के उत्तर एवं दक्षिण दोनों क्षेत्र में होता है, यानी कि दक्षिण बिहार में, उत्तरी बिहार में। मक्का का आइए, यह उपोष्ण कटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल फसल है। बार बार पूछा जाता है कि मकई किस प्रकार की फसल है, सब ट्रॉपिकल, जिसका उत्पादन बिहार में तीसरा उत्पादन होता है। बिहार में, बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है मकई के लिए, मान ज्यादा उत्पादन करने के लिए। इसका उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी मध्य बिहार, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ बलसुंदरी मिट्टी है। और अधिक उत्पादन के कारण बेगूसराय को मक्का का गृह प्रदेश कहता है। मक्का का घर। रेशेदार फसलों में फाइबर क्रॉप्स में पटसन जो है, पटुआ, बिहार का प्रमुख रेशेदार फसल है। और जितने भी रेशेदार फसल होंगे, चाहे पटसन और कपास, खरीफ फसल के अंतर्गत होगा। वेरी गुड। और पटसन बिहार का प्रमुख रेशेदार फसल है। इसका उत्पादन वेट एरिया यानी कि आर्द्र प्रदेशों में होता है, जहां नमी ज्यादा हो। और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो किशनगंज क्या है, ऊपर है, उसके नीचे पूर्णिया है, उसके नीचे कटिहार है। और सबसे बड़ा उत्पादक अगर बिहार में पूछा जाए पटसन का, तो वह पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला है। जानते हैं पूर्णिया जिला में क्या है, बहुत ज्यादा वेटलैंड एरिया है। उधर से महानंदा आती है, इधर से गंगा जाती है, तो जगह 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 गड्ढा गुढ़ी मिलेगा, उसमें हमेशा पानी भरा रहेगा। तो पटसन के लिए क्या चाहिए कि पटसन को काटिए, पानी में फेंकिए, सड़ाने के लिए गड्ढा चाहिए ना। अच्छा, मड़ुआ और रागी के उत्पादन में जो है, जिसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, दरभंगा और मधुबनी। दलहन क्या है, दलहन में चना रबी फसल है। और पटना से मुंगेर तक का क्षेत्र चना के उत्पादन का क्षेत्र है। और बढ़ैया ताल मोकामा चना के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तब पटना में हरा चना बेचल सन। खेसारी की दाल भोजपुर और बक्सर में, और बिहार की अन्य दलहन फसल में खेसारी का भी स्थान है। ठीक है, भोजपुर मुख्य रूप से खेसारी का उत्पादन करता है और बक्सर दूसरा स्थान। पेय फसल है ये चाय। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी बिहार में होता है, किशनगंज में। किशनगंज सबसे ऊपर है, उसके नीचे पूर्णिया, उसके नीचे कटिहार। तो किशनगंज यानी कि उत्तरी पूर्वी बिहार में चाय का उत्पादन होगा। और इसको बेवरेज फसल है, यानी कि पेय पदार्थ है। चावल के उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। गेहूं के उत्पादन में 6ठा, और मकई और जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। जूट के उत्पादन में पहला स्थान कौन है, पश्चिम बंगाल। इरिगेशन यानी कि सिंचाई में आइए। बिहार का 49% भाग जो है वह सिंचित है, और 30% भाग राष्ट्रीय स्तर पर सिंचित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सिंचित भाग कितना है, और बिहार स्तर पर 49%। बिहार का जितना क्षेत्रफल है उसका 49% भाग सिंचित है, और इसमें से 37% भाग नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, 30% भाग ट्यूबवेल के द्वारा, और शेष भाग कुआं तालाब के द्वारा होती है। नहर का आइए। सिंचाई के साधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कैनाल इरिगेशन यानी कि नहर। भोजपुर में सबसे ज्यादा, बिहार में भोजपुर जो जिला है उसमें सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से सबसे ज्यादा समस्तीपुर में। कुआं या कूप से कहिए तो दरभंगा में। और टैंक यानी कि तालाब से कहिए तो मधुबनी में। तो ठीक है, क्लियर है यह। टैंक, तालाब, मधुबनी। वेल यानी कि कूप, कुआं से दरभंगा। ट्यूबवेल से समस्तीपुर। और कैनाल यानी कि नहर से भोजपुर। बिहार के जिलों में सबसे ज्यादा सिंचित
अर्थात प्रतिशत किसका है, तो शेखपुरा का सबसे ज्यादा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शेखपुरा दक्षिण बिहार में आता है और इसमें सबसे ज्यादा ये सिंचित एरिया है और जमुई सबसे कम है। बाण सागर परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। और बाण सागर परियोजना का विवाद उत्तर प्रदेश बिहार के बीच ही चलता है। उसमें मत देखिए, पहला प्रश्न पूछेगा कि बाण सागर परियोजना से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। और बाण सागर परियोजना विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच है। और यह रिहंद नदी के जल का विवाद है और रिहंद नदी यूपी और एमपी में बहती है। 3 गो प्रश्न हो गया। सबसे पहला प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना में कितने राज्य शामिल है, यूपी, बिहार और एमपी। अच्छा, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, रिहंद नदी के जल विवाद। और रिहंद नदी यूपी और एमपी में बहती है। और बाण सागर परियोजना विवाद किन राज्यों के बीच है, यूपी, बिहार। ये कहेंगे उधार दे दे या यूपी बिहार ले ले ना। अच्छा, त्रिवेणी नहर जो है बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नहर है, दूसरा सबसे बड़ी नहर है। और इसे 1904 में बनाया गया था। और इस नहर के द्वारा पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण में सिंचाई होती है। गंडक परियोजना उत्तर पश्चिम बिहार को 2 भागों में बांट देती है, जिसे तिरहुत केलान उत्तर बिहार के तिरहुत क्षेत्र में सिंचाई होती है और सारण नहर गंडक नहर का पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है। कमला नहर से जो है मधुबनी में इसे काम लिया जाता है, मधुबनी दरभंगा में। कोसी नहर को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी। पूर्वी कोसी में मधेपुरा, सहरसा, उत्तरी पूर्वी जिले लाभान्वित होंगे और पश्चिमी कोसी यह क्षेत्र तिरहुत क्षेत्र है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि पश्चिमी कोसी से किधर माने नहर निकालकर पानी पटाया गया है, तो तिरहुत में। सोन नहर, आइए, बिहार की सबसे पुरानी नहर सोन नहर है और इस नहर के 2 हिस्से हैं, पूर्वी सोन एवं पश्चिमी सोन। पूर्वी सोन से जो है पटना और औरंगाबाद को पानी मिलता है और पश्चिमी सोन से भोजपुर, रोहतास, भोर रहो, पश्चिम से भोरो। अब आइए बिहार इकोनॉमी में। अगर ये प्रश्न पूछें कि केंद्रीय बजट में धन विधेयक जो है जिसको मनी बिल कहा जाता है वह कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में। और वहीं राज्य बजट में धन विधेयक को किस आर्टिकल से संबोधित किया जाता है, आर्टिकल 199। तो केंद्रीय में धन विधेयक 10 यानी कि मनी बिल और राज्य में 199। अगर बजट की परिभाषा कहा जाए, डिफिनीशन ऑफ बजट, तो केंद्रीय बजट में 112 हो जाएगा और राज्य में 202। अच्छा देखिए, अनुदान मांग यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो केंद्र में 113 है और राज्य में 203 है। और विनियोग विधेयक यानी कि एप्रोपोर्शन बिल केंद्र में 14 है और राज्य में 204 है। लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट केंद्र में 116 है। तो हम लोग क्यों नहीं केवल इसी को याद रखें, केंद्रीय बजट में धन विधेयक 110, 90 जोड़ दी, राज्य वाला आ जाई। बजट की परिभाषा यानी कि डिफिनीशन ऑफ बजट 112 बा, 90 जोड़ दी, राज्य वाला आ जाई। 112 में 90 जोड़ी 202 आ जाई। अनुदान मांग यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स 113 बा, केंद्र में 90 जोड़ दी, राज्य वाला आ जाई। विनियोग विधेयक यानी कि पोर्शन बिल 114 बा, 90 जोड़ दी। और लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट 116 बा, तो 90 जोड़ दी। ठीक है। बजट पर सहमति या हस्ताक्षर यानी कि कॉन्करेंट ऑन बजट, ये आर्टिकल किस में है, 111 में है, 222। इन बजटीय प्रक्रियाओं का उपयोग कर सरकारी यानी कि सार्वजनिक आय एवं व्यय को विनियमित किया जाता है। ठीक है। बजट में क्या होला, आय व्यय के ब्यौरा, और जिनका संबंध सरकारी खजाने से है यानी कि पब्लिक एक्सचेंजर से है। कुल 3 सरकारी खजाने संविधान के लिए उपयोग में है। 3 सरकारी खजाने केंद्र एवं राज्य। तो देखिए, एक होता है संचित निधि जिसको कहा जाता है कॉन्सुलेटेड फंड, जिसका संबंध आर्टिकल 266 के 1 से है। दूसरा कहा जाता है पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा, जिसका संबंध 266 के 2 से है। और तीसरा होता है आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टिजेंसी फंड, जो अनुच्छेद 267 से है। तो संचित निधि में आइए, जितने भी आपको आय होंगे यानी कि ऑल इनकम को डिपॉजिट कर देना है संचित निधि में, कॉन्सोलिडेटेड फंड 266 के 1। और इसका जो खर्च है संसद या राज्य विधानसभा की अनुमति से खर्च होगा और इसके लिए बजटीय प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट 266 के 2। दूसरे के पैसे जो केंद्र या राज्य सरकारों को यहाँ जमा होते हैं, जैसे तू ले आके बैंक में जमा कर दल, कौन पैसा होई,
पब्लिक अकाउंट, ये पैसा पब्लिक अकाउंट में जमा हुई और इसको अगर खर्च करना है तो संसद या विधानमंडल की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड 267, आपातकालीन व्यय के जरूरत के लिए संचित निधि से पैसा निकाल कर कंटीजेंसी फंड में रखा जाता है और इसको खर्च करने का अधिकार राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 20 के अनुसार तीनों खजानों की रख रखाव आरबीआई के द्वारा की जाएगी। अभी ये प्रश्न अगर पूछ देगा कि भारत सरकार के जो 3 पब्लिक एक्सचेंजर हैं, संचित निधि, पब्लिक अकाउंट और कंटीजेंसी फंड, इसका रख रखाव कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों खजानों में संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना भी लोग सब पैसा है, जितना भी इनकम हुई वही में जाएगी और इसके व्यय के लिए बजटीय प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग, बिहार गांव का राज्य है, ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितना राज्य की प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? 88%, जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, लेकिन अब घटेगा क्योंकि 15.3% नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या घोषित कर दी गई है। हाँ, लेकिन देखिएगा अभी वाला ही डाटा नहीं है, पूछेगा क्योंकि सरकार उसी प्रश्नों को पूछना चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो स्रोत पहुंच गया। बिहार में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है: खरीफ जून सितंबर चावल मक्का रेशेदार फसल, रबी अक्टूबर मार्च गेहूं सरसों, जायद अप्रैल जून खरबूज तरबूज खीरा फल ककड़ी। अच्छा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कहा जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि जीएसडीपी। और राज्य के जीएसडीपी में जो ये प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है, इसकी भागीदारी 18.7% है। इसमें प्राइमरी सेक्टर जो है 18.7% में किसका किसका क्या क्या पार्ट है? तो 52% फसल है, 32% पशुपालन है, 8% बागवानी है यानी कि हॉर्टिकल्चर है और 8% मछली उछली है। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक भागीदारी किसका है? फसल का है, और दूसरा स्थान पशुपालन का है। अर्थात पशुपालन बिहार की मुख्य आर्थिक क्रिया है। अगर घरे तारा माल जाल बा तो तू धनिक बड़ा, धने नु हऊ। अच्छा बताइएगा लो, नाना साहेब जो थे वो कहाँ से 1857 की क्रांति? कानपुर। बेगम हजरत महल लखनऊ से, यही वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इसके बेटा था बिजरिस कादिर, जिसको लेकर ये लखनऊ से 1857 की क्रांति में लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण कहाँ चली गई? नेपाल। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे कानपुर से, और बख्त खान दिल्ली में बहादुर शाह जफर का सेनापति था। अहमदुल्ला फैजाबाद। अच्छा, संथाल जो जनजाति है बिहार में कहाँ पाई जाती है? बांका में, उरांव सुपौल में, खरवार भागलपुर में। 1874 में खरवार आंदोलन हुआ था, और मुंडा कटिहार में। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कौन थे? पासवान। मनरेगा मैन के नाम से बिहार में किसे जानता है? रघुवंश प्रसाद सिंह। अच्छा, चंपारण के किसानों की किस समस्या से गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने अवगत कराया था? 3 कठिया। और ये 1916 का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, ये लखनऊ हुआ था, उसी में मुस्लिम लीग कांग्रेस के भी समझौता हुआ था। वहीं पर गांधी जी राजकुमार शुक्ला की प्रथम भेंट हुई थी। ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? अच्छा, प्राचीन महाजनपद में मगध की प्रथम राजधानी राजगीर, और राजगीर सबसे पहले बिहार की राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र आई, पाटलिपुत्र उदयन ले गया। मगध महाजनपद की स्थापना मगध वीरदत्त, और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। और इसी वीरदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध, जो पटक पटक के मारा। राजगीर में पहाड़ियों से घिरा है,
राजाओं का घर राजगीर। खाटू पहाड़ी से। अच्छा 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ट्रिपल एस साजानंद सरस्वती। अच्छा 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? सहजानंद सरस्वती ने, और उसके सचिव एनजी रंगा थे। अच्छा सर्वप्रथम 1917 में चंपारण में गांधी जी ने किसका प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा, यानी कि हम आपको प्रणामों कर रहे हैं लेकिन आपका बात नहीं मानेंगे, इसी को कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन सिविल डिसोबीडियंट आंदोलन जब कह देगा मूवमेंट, तब 1930 हो जाएगा। अच्छा किस सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हुए? चंपारण सत्याग्रह के बाद। अच्छा बिहार में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमादार थे। बहुत अच्छा। अच्छा किसको लोक नायक की उपाधि दी गई? ठीक है। और 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया? 1998 में भारत रत्न किसको मिला? जयप्रकाश नारायण को। अच्छा बिहार में जो कांग्रेस का प्रथम सेमिनार हुआ 1912 में 28वां, वह कहाँ हुआ था? पटना। उसके चेयरमैन RN मधुरकर। 1922 में जो दूसरा हुआ कहाँ हुआ गया? चेयरमैन चितरंजन दास। और 1940 में 54वां जो रामगढ़ झारखंड में हुआ, अबुल कलाम आजाद। अच्छा फर्स्ट CM ऑफ बिहार कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को। और 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के CM कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। आजाद भारत में 1946 से लेकर 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन रहे? जियो। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर बहती है? 12 जिलों से। ठीक है। अच्छा डच ईस्ट इंडिया ने पटना में अपना पहला फैक्ट्री कब खोला? 32 में। और सबसे पहले पटना में फैक्ट्री किसने? अंग्रेजों ने। फैक्ट्री अंग्रेजों ने, पुर्तगाली सबसे पहले आया था। अच्छा ये जो डच आए थे तो चीनी, सोरा, अफीम ये सब लेकर आते थे। मतलब चीनी, सोरा, सूती वस्त्र यहाँ से, हाँ सब हिटुआ लसन साला लूट के ले गए लसन देश के। सतत जीविकोपार्जन योजना काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और इसकी शुरुआत 2018 में की गई। और इसको किस लिए की गई थी? क्योंकि शराब जो बंदी हो गया और जो ग्रामीण महिलाएं या पुरुष चोरा चोरा के जो शराब बनाते थे, उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा 2018 में की गई। अब नीतीश कुमार का कहना यह है, माननीय मुख्यमंत्री का, कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जितने भी प्रभावित परिवार हैं शराबबंदी के कारण, उनको अन्य विभागों से अभिसरण कराकर कुछ कुछ काम दिया जाए। अच्छा 7 निश्चय योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई? 16-17 में। 7 निश्चय योजना जो 7 वो है, सुन लीजिए लोग, ये पूछ देगा कि निम्न में से कौन 7 निश्चय योजना का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात कि 7 निश्चय योजना की शुरुआत 16-17 में हुई। पहला है आर्थिक हल, युवाओं को बल, माने उसको रुपया पैसा का अगर समस्या का समाधान कर दें तो युवा क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। अगर इस पर मेंस में भी आए तो आप लिख सकते हैं क्या? आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा है आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, और इसी के अंतर्गत क्या किया गया? 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया। पंचायत पर तो 50 है तो आरक्षित। दूसरा क्या? पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल। दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार। ये पूछता है इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली देंगे लगातार, यानी कि नो बंद कर दिया सरकार। अच्छा हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियां, पक्की गली भी होगा, रास्ता भी होगा, और साथ में नालियां भी होगी। शौचालय का निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये सब 7 निश्चय योजना फर्स्ट फेज वाला 16-17 में हुई। अच्छा बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है जिससे MLA चुने जाते हैं? ठीक है। अच्छा देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में हम पढ़े हैं कि मकई और गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए, यानी कि उत्पादन भी होता और प्रोडक्शन एवं प्रोड्यूसर के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 5 बार मिला है। ठीक है।
तो जब ये प्रश्न पूछा जाए कि कृषि कर्मण पुरस्कार क्यों दिया जाता है, उत्पादन उत्पादकता बढ़ता है ज्यादा। तो पहली बार 2011-12 में बिहार को धान के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। इतना धान हुआ था कि उतना विश्व में कहीं नहीं धान हुआ था। अमेरिका का लोग यहाँ पर आया था बिहार में जानने के लिए कि साला एक कट्ठा में 1 हेक्टेयर में इतना ज्यादा धान क्यों होता है, बहुत ज्यादा धान हुआ था। तो 2011-12 में धान के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मोटे अनाज मकई के लिए, 16-17 में मकई के लिए, 17-18 में गेहूं के लिए, फिर 19-20 में मकई और गेहूं के लिए। कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। अच्छा, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर। 5 पहाड़ियों से घिरा है राजगीर। राजगीर का वर्णन ऋग्वेद, अथर्ववेद, वायु पुराण, महाभारत में मिलता है। जरासंध का अखाड़ा यही है और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में की गई थी। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक पृथ्वीहंता वंश, बिंबिसार को मार के बना, इसका भी बेटा उदयन इसको भी मार दिया। राजेंद्र, देखिए बिंबिसार था ना, लश्करिया आदमी था, माने लड़की सन के चक्कर में ज्यादा रहता था, बुढ़ौतियों में शादी करता था। अजातशत्रु को बुरा लगा, इस साल अपने खुद जवान हो गया है, बाबूजी आज ले बियाह करो 75 गो और राजा बन ही नहीं कर देते, बस उनका क्या खत्म। जब अजातशत्रु का बेटा उदयन हुआ तो कहा कि बबू तेरा बियाह करे तो भले कर, लेकिन हमें मरिए जो, ऐसे कि बाप के मरले रहे, लेकिन वो एक मार दिलस 6 इंच छोटा। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रेसिडेंट, और इनका जन्म हुआ था 1884 में जीरादोई सीवान में। इनकी वाइफ का नाम राजवंशी देवी है और 1950 से 62 से लेकर 2 बार भारत के प्रथम प्रेसिडेंट बने और 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया। बिहार छात्र सम्मेलन या संगठन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग में। अच्छा, चिरांद नौपाषाणी का स्थल कहाँ है? छपरा में। हड्डी पत्थर के औजार। अब पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906 में किसने की? बाबाजी ठाकुरदास। और इसका उद्देश्य था शिक्षा, धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना। अच्छा, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, और ये भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, दक्षिण बिहार का वो कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा शिक्षित है? रोहतास। क्यों? क्योंकि वहां पर इंद्रपुरी डैम है और विश्व का 4था सबसे लंबा डैम इंद्रपुरी डैम है। अच्छा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम चंपारण में। भारत में उत्तर प्रदेश में। अच्छा, गोल्डन लीग की स्थापना 1904 में देवघर में किसने की थी? बारिंदर कुमार घोष ने। क्यों की थी? क्योंकि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, बंगाल विभाजन का भी बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी आंदोलन को प्रचार करेंगे। और बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रारंभ अंग्रेजी में 1875 से किसने की? गुरु प्रसाद सिंह ने। अच्छा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को बिहार के नालंदा जिले में किसने निर्वासित कर दिया? अकबर ने। अच्छा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी और इसका टैग लाइन है ब्लिसफुल बिहार, अर्थात इसका उद्देश्य है बिहार में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना।